उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। आजकल चिंता इस बात की बढ़ रही है कि जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उसके जो कारण अभी तक हम समझते थे, चिकित्सक लोग समझते थे, उन कारणों के अलावा भी कुछ कारण होंगे ऐसे समझ में नहीं आता है कि ये अटैक क्यों बच्चों में हो रहे हैं, जवानों में हो रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था, उनमें कोई रक्त का थक्का भी नहीं जमा था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ चिकित्सकों को, उन्होंने हार्ट अटैक दी कि हम जो इलाज कर रहे हैं वो तो कारण है ही नहीं। तो इस पे बड़े शोध चल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है कि फिर ये हुआ क्यों? तो देखा ये गया है कि जो ब्लड की नसें हैं वो ब्लड की नसें सिकुड़ गई, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, थक्का भी नहीं है, लेकिन नसें सिकुड़ गई। अब ये नसें क्यों सिकुड़ी? दूसरा कारण एक और, हार्ट अटैक और एक हार्ट अरेस्ट। दूसरा नाम अरेस्ट क्या होता है? हार्ट को बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया? ये एक अचानक, अब इसकी खोज करो कि इसका फिर इलाज ढूंढो। ये हार्ट अरेस्ट हुआ क्यों? हार्ट की मांसपेशियां परमात्मा ने इतनी मजबूत बनाई है कि वो 300 वर्षों तक आपके हृदय को स्वाभाविक तौर तरीके से चला सकती है, आपके जीवन को। अब जो चीज 300 वर्षों के लिए बनी है वो 20-25 साल में फेल क्यों हो रही? अब वहां ये बात भी नहीं कह सकते कि कमीशन खा लिया होगा तो हल्की सीमेंट रेती लगा दी होगी, हल्के सरिये लगा दिए होंगे। वो तो परमात्मा के घर का काम है, वहां ये भी नहीं हो सकता। उन्होंने तो मजबूत बना के ही दिया है। गलती कहाँ हो रही? आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे योग में जो हम लोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? हम बाईं नाक से लेकर दाईं से छोड़ते हैं, दाईं से लेकर बाईं से छोड़ते हैं। ये आगे क्रिया, वीडियो बंद कर ले। हाँ ये माइक बंद कर लेंगे मुन्नी लाल जी। हाँ बस। अब दाएं बाएं लोम विलोम प्राणायाम हम जब करते हैं, हमारे बाईं नाक में पैरासिम्पैथेटिक नर्व है और जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, अपनी योग की भाषा में बोलेंगे। दाहिनी जो है वो सूर्य स्वर है, सिंपैथेटिक नर्व है। होता क्या है, सिंपैथेटिक नर्व जब एक्टिव होती है तो उसकी क्रिया क्या, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें शरीर में जोश आता है, काम करने की शक्ति आती है, और उस जोश के कारण रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है। रक्त का प्रवाह इसलिए बढ़ता है कि जोश आएगा, काम करेंगे, हाथ से पैर से कुछ भी करेंगे तो ताकत चाहिए, ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो हमारे पास रिमोट होता है तो बढ़ा देते हैं, पर शरीर में जो ताकत बढ़ानी है तो उसका रिमोट क्या है? हृदय को ज्यादा गति से रक्त संचारित करना पड़ेगा। ताकत कहाँ से पैदा होगी? रक्त के द्वारा शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा पूर्ति होगी और भोजन रस का जो बनता है सार, उसकी पूर्ति होगी, और ये पूरा शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा श्वास के द्वारा। तो ये सारी क्रियाओं से ऊर्जा बनेगी और वो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो वो व्यक्ति उस समय दौड़ना, भागना, लड़ना, भिड़ना,
जो भी उसको करना है, वो सारी जोश उसका आएगा ज़्यादा रक्त का प्रवाह करने से। और वो ड्यूटी है हार्ट की। हार्ट जब तेजी से धड़कने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त वो भेजना चाहता है सभी अंगों को, जैसे मान लो दौड़ना है तो पैरों की तरफ, हाथ से लड़ना भिड़ना मारना कुटना है तो हाथों में ज़्यादा जोश आ जाएगा, और बोलना खूब जोर से तो वाणी में आ जाएगा। ये जोश उस अंग में ज़्यादा आएगा जहाँ पर आपको आवश्यकता है। आप ये रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए हृदय ने अपना काम तो निभाया, लेकिन आप बताएं कि आपकी गाड़ी मर्सिडीज बहुत बढ़िया है और रोड खराब है तो गड्ढे पड़े हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, तो टाइम पे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, वो तो बीच रास्ते में अटक जाएगी। मतलब मेरा कहने का क्या है कि रक्त बहता है किन में? ब्लड की नसों में। अंग्रेजी में उनको आर्टरी बोलते हैं, हिंदी में उनको धमनियां बोलते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध रक्त को ले जाती है और एक अशुद्ध रक्त को लाती है वापस हृदय में। वो उनको वेंस और सिराएं कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब तो खराबी आती है हमारी आर्टरी में। अब जब सिंपैथेटिक नर्व हमारे जोश के कारण एक्टिव हो जाती है तो वो नसों को सिकोड़ देती है। वो नसों को सिकोड़ देती है तो हृदय कितना भी धड़क ले वो ब्लड आगे नहीं बढ़ता है, उल्टा शाक, रिवर्स शाक हृदय को लगता है, तो उसकी मांसपेशियां थक जाती है, रक्त आगे बढ़ नहीं रहा है। आपकी गाड़ी में आप खूब जोश से चलाओ उसको, लेकिन कहीं ना कहीं से टायर चिपक रहा है, ब्रेक चिपक रहा है, वो गाड़ी में स्पीड नहीं बढ़ रही है, गाड़ी परेशान हो रही है, इंजन जोर जोर से धड़क रहा है, वो हालत होती है हमारी। ब्रेक लग गया, ब्रेक चिपका हुआ है और जाना जल्दी है, भावनाएं जोर मार रही है, लेकिन हृदय धड़क भी रहा है। अब हृदय सोचता है मैं तो ताकत लगा रहा हूँ, रक्त नहीं पहुंच रहा, तुम्हारे से वहां जाता ऊर्जा नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसकी मांसपेशियां थक जाती है तो वो बैठ जाता है। ये हुआ हार्ट अरेस्ट, ये अटैक नहीं है। आजकल जो ज्यादा जवानी में छोरे मर रहे हैं, कम उम्र वाले मर रहे हैं, ये हार्ट अरेस्ट से मर रहे हैं। अब ये इनके पीछे कारण क्या है? भावनाएं। भोजन का एक कारण है, वो कारण तो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो हमारी समझ में आ गया। हम फैट्स नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन खाने वाले उसको भी खूब खाते हैं। वो सोचते हैं 60 के बाद देखेंगे, अभी तो खूब खा लो। छोटे छोटे बच्चे 5-10 साल के हुए नहीं, बाजार से फास्ट फूड, पैक्ड फूड, समोसे, बेकरी वाला सामान दिन भर खाएंगे, भूख ऊख से नहीं खाएंगे और शौक से खाएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल उनका जमा हुआ रहता है, कम उम्र में ही जम जाता है। उनका एक कारण ये भी हुआ कि ये 60 के बाद वाली स्थिति नहीं है। पहले आदमी इतना नहीं खाता था, धीरे धीरे जमता था, तो 70-80 साल तक ये कोलेस्ट्रॉल बनता था पूरा। आजकल छोटी उम्र में बनने लग गया। एक कारण उनका ये हुआ बच्चों का। दूसरा भावनात्मक कारण क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई और कंपटीशन की भावना। पढ़ाई इसलिए होती है कि ज्ञान बढ़ाओ, लेकिन आजकल पढ़ाई क्या होती है, नहीं उसको पीछे छोड़ना है और उससे आगे मुझे निकलना है। दोनों ब्रिलियंट है। अब ये प्रतिस्पर्धा का युग है। व्यापारी भी करता है प्रतिस्पर्धा, डॉक्टर भी करता है प्रतिस्पर्धा कि मैं उससे ज़्यादा आगे निकल जाऊं, मेरा हॉस्पिटल और ज़्यादा बड़ा हो जाए। वकील भी करता है, जज भी करता है, कलेक्टर भी करता है, किसान भी करता है कि मेरी खेती ज़्यादा पैदा हो जाए। प्रतिस्पर्धा की भावना, पेट भरने की भावना तो गई, पढ़ाई में ज्ञान वर्धन की बात गई, आगे कैसे निकलना। और लगातार
इसमें उसकी सेंसिटिव सिंथेटिक नर्व एक्टिव रहती, सूर्य नाड़ी लगातार एक्टिव रहती है। चंद्र नाड़ी वो एक्टिव होने का मौका ही नहीं मिलता है। अब सिंथेटिक नर्व और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में है क्या अंतर? चंद्र नाड़ी जब एक्टिव होती है, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, लोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं और गहरी निद्रा सो रहे हैं, तो चंद्र नाड़ी पूरी तरह से आपकी एक्टिव रहेगी। करेगी क्या? हृदय की गति नहीं बढ़ने देगी। क्यों? कि रक्त का फ्लो इजीली होने लगेगा, इजीली नसें ढीली हो जाएगी, सिकुड़न खत्म हो जाएगी और उनका रक्त आराम से बहने लगेगा। कोलेस्ट्रॉल बना होगा तो भ्रामरी प्राणायाम से भी कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है, योग निद्रा से भी खत्म होता है, ध्यान से भी खत्म होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी नहीं है कि वो एलोपैथिक दवाइयाँ खाई जाए। कुछ शाक सब्जियों में ऐसे रस हैं, जैसे आहार में लहसुन बताओ तो लहसुन, लहसुन से आपकी रक्त नलिकाएं बिल्कुल लचीली मुलायम रहती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता, उनमें जम भी नहीं पाता। लहसुन का रस सेलेनियम होता है उसमें। अदरक का रस थक्का नहीं बनने देगा, प्याज का रस थक्का नहीं बनने देगा और सब्जियों के रस पीते पीते जो जमा है अंदर कोलेस्ट्रॉल वो भी निकल जाएगा। गोलियों के दुष्प्रभाव होते हैं। गोलियां ये नहीं है कि आज हमने खा ली तो अब गई छुट्टी, अपनी खानी पड़ेगी जीवन भर। वो तो रोज डोज लेना पड़ता है और प्रतिक्रिया स्वरूप वो उससे दूसरे रोगों का जन्म होता है। और वो नहीं मिली गोली तो फिर वैसे के वैसे ही आप बीमार की बीमार। तो कब तक खाएंगे उस गोली को? और वो खुद स्वयं विष है, वो शरीर में बहुत सारे दूसरे रोगों को पैदा करता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को कम करता है। रोग से प्रतिरोधात्मक शक्ति जो होती है हमारी, बहुत से रोगों को तो वही दूर कर देती है, तो वो सारी समाप्त हो जाती है गोली खाने से। तो इसलिए साग सब्जियां, फल फ्रूट, इनका सेवन करते हुए आप कोलेस्ट्रॉल से तो बचेंगे, नसें भी नहीं सिकुड़ेगी, नसों की क्वालिटी अच्छी रहेगी। लहसुन के सेलेनियम से आपकी जो नसें हैं ब्लड की, वो पूरी मुलायम बनी रहती जीवन भर। हमारे गलत आहार से, तेल वगैरह के ज़्यादा प्रयोग से, बघारा धगारा मसाले वगैरह जो आजकल शादी ब्याह में और पार्टियों में होता है कार्यक्रम, वो इसीलिए तो लोग मरते हैं। वहाँ इन चीज़ों का बाहुल्य रहता है और बहुत जम के कोलेस्ट्रॉल उनके अंदर भर जाता है। खाते भी है, अति खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, तो पेट में स्थूलता भी आ जाती है शरीर में। जब स्थूलता आ जाती है तो वो भी ब्लड की नसों को दबाता है, मांसपेशी भी पूरा फ्लो नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आहार में कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। लहसुन है, अदरक है, प्याज का रस है, चुकंदर का रस है, सब्जियों के रस है, इनका प्रयोग करते करते वही देखो, जैसे आप जब इलाज कराते हो तो कुछ समय तक आप गोलियां खाते हो और उसके प्रति सावधान रहते हो, ऐसा कुछ आप आहार के प्रति सावधान हो जाओ। सप्ताह में एक दिन अन्न न खाते हुए, पका हुआ अन्न न खाते हुए आप लगातार जो है सब्जियों के रस पीजिए, सप्ताह में एक दिन, ज़्यादा नहीं। और बाकी 6 दिन में आप बदला नहीं चुकाएंगे कि मैंने उस दिन नहीं खाया तब देखता हूँ। फिर आपको जीवन में संयति लाना पड़ेगा, संयत जीवन बिताना पड़ेगा, कंट्रोल अपने आप पर करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं पर, अपने जो शौक हैं खाने पीने के उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको भी और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे समझते नहीं हैं, आदत तो हम ही बिगाड़ते हैं, बचपन से उनको ला के देते हैं, जब वो उसकी आदत पड़ती है। तो बहुत से तो बच्चे ऐसे जिन्होंने देखा ही नहीं है बेकरी को, उसमें क्या बनता है और कैसे बनता है, तो उनके माता पिता ध्यान रखते हैं तो उनके बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं। तो बच्चों का भी ध्यान आपको, अपना स्वयं का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
अब इसका क्या किया जाए कि समाज में ये चीज़ें बनती बहुत है, होटलें खुलती जा रही है, बेकरियाँ खुलती जा रही है और शादी ब्याह भी बहुत सारे बनते हैं आइटम वहाँ पे। अब इसको रोके कैसे? ये रोके काम हमारा नहीं है, इसका ये काम शासन का है, समाज का है। लेकिन अब उनके पीछे हम कहाँ पड़ेंगे? हम तो स्वतः अपने ऊपर ध्यान देंगे कि हमें नहीं खाना है। कोई बुलाए भी सही, आप समाज में जाएँगे, आपके भाव प्रेम है, सबसे संबंध है, तो आप जाइए वहाँ पे, घूम के आ जाओ। जो आपको समझ में आए थोड़ा बहुत आपके लायक हो, अंकुरित अगर आजकल अंकुरित शादी-ब्याह वाले लोग अंकुरित रख सकते हैं। आप लोग करें ये कार्यक्रम तो आप इसका ध्यान रखें। अंकुरित इतना दें उनको कि उसी में पेट भर जाए और इस प्रकार से सलाद बनाएँ कि सलाद को ज़्यादा खाएँ लोग। सलाद बनाने के भी तरीके हैं, उसको भी शौकीन लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाए इस प्रकार का क्वालिटी दें उसमें, वो बन जाएगा। तो रसाहार, सब्जियों के द्वारा इस बीमारी से बचना। अब दूसरे उपाय दूसरे उपाय जो योग में कि चिंता, क्रोध, लोभ, मोह जो हमारे रामायण में बताए हैं 4 काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, देखो काम का भी इससे बहुत ज़्यादा संबंध है हृदय से। हृदय भावनाओं से नियंत्रित होता है। आपके अंदर अच्छी हँसी-खुशी का माहौल है, प्रेम की भावना है तो हृदय प्रफुल्लित, ईज़िली काम करेगा। क्रोध आया है तो हृदय सावधान हो जाता है, सिकुड़ जाता है, नसें सिकुड़ जाती है। जब तक क्रोध आएगा तो हृदय परेशान हो जाएगा और उसकी आयु कम हो जाएगी। वो लगातार दबाव कब तक सहन करेगा? बहुत सारे जहरीले हार्मोन कार्टिसोल है, एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, जब ये खून में मिलते हैं और हृदय में भी खून जाता है, तो बहुत गलत प्रभाव हृदय पर इनका पड़ता है और हृदय जर्जर हो जाता है। वो ज़रा-सा धक्का लगने पर फेल हो सकता है। हृदय की स्थिति खराब हो जाती है। भोजन से हृदय की स्थिति खराब होती है और नसों में तो कॉर्टिसोल जमता ही जमता है, लेकिन हृदय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो न केवल ये हार्ट अटैक की बात है, इसी तारतम्य में आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपको ब्रेन हेमरेज भी होगा, लकवा भी होगा और आपकी डायबिटीज़ भी होगी। ये सारी बीमारियाँ इसी से हृदय से संबंध रखती है। आँखों की बीमारी, ये हृदय से संबंध रखती है। जब विषैला ब्लड जाएगा आँखों में, तो वहाँ भी समस्या, पर्दा खराब हो जाएगा आँख का। ये केवल एक रोग, तमाम जितने भी होते हैं आपस में रिलेटेड होते हैं। एक अंग यदि शरीर का खराब होता है तो केवल एक रोग नहीं होता, उसके कारण 50 रोग होते हैं। लेकिन हम गलत इलाज कर करके थक जाते हैं और मूल इलाज की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम तो इलाज की बात बाद में करते हैं, पहले तो उस कारण को दूर कर दो। तो कारण दूर हो गया तो अब शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। शरीर अपनी चिकित्सा करना जानता है, पर उसका विरोध करने के बजाय उसको समझते हुए उसका सहयोग करें। हमारी जीवनचर्या, हमारे शौक, हमारी कंपटीशन की भावना, ये बच्चों से लेके बड़ों तक और बूढ़ों तक सब में होती है। एक दूसरे से आगे बढ़ना, विद्या के मामले में हो, जो धंधे के मामले में हो, नौकरी में प्रमोशन का मामला हो, सभी जगह कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन भी आपके हार्ट अटैक का कारण है। इसीलिए जवान बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, उनमें अटैक आ रहा है। कंपटीशन की भावना, दिन रात सोएंगे भी नहीं, इतना पढ़ेंगे, मस्तिष्क की सारी नसों पर इतना भार डाल देंगे कि वो ब्लड
के बहाव को सहन करने लायक नहीं रहेगी। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब इन रोगों से बचना है तो उपाय स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें जिसमें आपका प्रातः काल से लेकर शाम तक और रात में नींद, ये सारे के सारे व्यवस्थित होना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली के विषय में पूरी क्लास हमने कभी ली है, एक आध बार और ले लेंगे कि जीवन शैली में क्या क्या ध्यान रखें हम। जीवन शैली यदि आपने सुधार ली तो आपके एक रोग नहीं, आप अनेक रोगों से बच जाएंगे। आजकल पढ़ाई में नींद को तो त्याग ही दिया बच्चों ने। नींद नहीं आना, नींद सोना ही नहीं। अब नींद ऐसी चीज नहीं है कि आपके इशारे पे चलती हो। हम कह देंगे तुम 9 बजे आ जाना, किसी व्यक्ति से तो कह सकते हैं भैया उतने बजे आना, हम बुलाएंगे जब। नींद का ऐसा नहीं है, उसको जब आप बुलाओगे तो वो नहीं आएगी, वो जब आएगी तब आपको सोना पड़ेगा। वो जब भी आ जाएगी आपको सोना पड़ेगा। तत्काल यदि आपने सो लिए तो भरपूर विश्राम वो आपको देगी। वो इतना विश्राम देगी कि दिन भर की टूट फूट जो भी आपके शरीर में हुई है उसको रिपेयर कर देगी रात भर में। निद्रा वो केवल आराम के लिए नहीं है, बल्कि शरीर का और मन का, मस्तिष्क का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। यह डिटॉक्सिफिकेशन नींद में ही होता है, दिन में नहीं होता। दिन में टूट फूट होती है, अव्यवस्था पनपती है, और इतना अव्यवस्थित शरीर हो जाता हमारा दिन में, जब हम वर्किंग आर्डर में रहते हैं तब वो सारा का सारा यदि आपने नींद के द्वारा साफ नहीं किया तो 50 रोग आपको शुरू हो जाएंगे। उनका इलाज सिर्फ नींद ही है, गोलियां नहीं। गहरी निद्रा, गहरी निद्रा आती है उस समय हमारे मस्तिष्क में से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, वो आपको सुलाता है। मेलाटोनिन हार्मोन कब निकलता है? हमारे पास योग में उसके योग में कुछ बातें हैं। हम मेलाटोनिन हार्मोन निकाल सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम से, योग निद्रा से, ध्यान के द्वारा। ये भैया सचिन, सचिन जी आपका म्यूट करो। तो हाँ, ठीक है। बताया मैंने कि योग में संपूर्ण व्यवस्था है। ध्यान, योग निद्रा, लोम विलोम प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और भ्रामरी। ध्यान में क्या होता है मैं बताता हूं कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो हृदय आराम करता है, बहुत धीमा हो जाता है। आप महसूस करना इस बात को, ध्यान में बैठते समय श्वास बिल्कुल धीमी हो जाती है। ये योगा रिकॉर्डिंग का भी माइक चालू है क्या, देख लेना कि चालू रहता है क्या है, इससे भी थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है जब बीच में ब्रेक लगता है तो विषय के बारे में फिर सोचना पड़ता है। ये ध्यान के समय, ध्यान के समय होता क्या है, अंदर क्या होता है, अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पूरा शरीर आराम करता है, मस्तिष्क भी आराम करता है, मन भी शांत हो जाता है। उसमें विचारों का जो प्रवाह आता है जिसके कारण हमारी भावनाएं प्रबल हो जाती है, वो मन बिल्कुल शांत होने लगता है। शांत मन जब होता है, हृदय जब शांत होता है,
उस समय में आपका रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। हृदय का काम है रक्त प्रवाह बढ़ाने का। हृदय तो आराम करता है, लेकिन उसका काम ऑटोमेटिक होने लगता है। बिना हृदय के पंप किए रक्त संचालन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? ध्यान में आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है, चंद्र नाड़ी। जब चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारे ब्लड की नसें ढीली होकर फैल जाती है, और सिंथेटिक होती है तब वो नसें सिकुड़ जाती है। तो ध्यान में हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, जो रक्त की नलिकाओं को ढीला कर देती है। तो इजीली आपके मस्तिष्क को, हृदय को, सबको भरपूर मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन मिल जाती है। यानी ध्यान के समय आपके हृदय को और मस्तिष्क को भरपूर पोषण मिलता है, पौष्टिक हो जाते हैं दोनों ध्यान की अवस्था में। वही अवस्था योग निद्रा में भी होती है। तो रक्त की नलिकाओं को ढीला करने के लिए ध्यान, योग निद्रा, ये आपको कितना फायदा पहुंचाती है इसका आपको पता ही नहीं। और सारे शरीर के अंग दूसरे हैं वो रेस्ट कर लेते हैं। लीवर रेस्ट करता है, आंतें रेस्ट करती है, पेट रेस्ट करता है, सारी हार्मोन प्रणाली रेस्ट करती है, हृदय स्वयं रेस्ट करता है। और जो अंग रेस्ट करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ध्यान में अनेक लाभ होते हैं। आप जितना समय खर्च करते हैं अपने योग आसन के लिए, आप समझते हैं इससे ज़्यादा फायदा होगा। आप थोड़ा मैनेज करें अपने समय को और ध्यान के लिए वक्त निकालें, कम से कम 15-20 मिनट, कम से कम। लोम विलोम के लिए टाइम निकालें, भ्रामरी प्राणायाम के लिए टाइम निकालें, योग निद्रा के लिए टाइम निकालें। इससे आपकी उन्नति होगी योग में, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जो स्वस्थ हैं वो और स्वस्थ हो जाएंगे, और उनकी गारंटी हो जाएगी पूरे 100 साल और 100 से आगे बढ़ने की, बिना रोग के। अब यदि हम ज्यादा समय यदि हम योगासन में लगाएंगे तो उनसे जो लाभ होना है वो तो आपको 10-15 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन पूरा ही समय यदि हम योग में ही लगा देंगे और अन्य बातों में लगा देंगे, बातचीत में लगा देंगे, तो आपको योग वाला लाभ कम मिलेगा। योग का लाभ लोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान, अजपाजप, मौन व्रत, इनके द्वारा आपको 100% लाभ मिलना है। तो अभी हम जो योग के आपका कार्यक्रम में भी देखता हूँ, और जगह भी सब दूर देखते हैं अपन, उनका फोकस रहता है खूब अच्छी मेहनत हो जाए शरीर से, तो होगा लाभ उससे। पर क्या सारा लाभ उसी से हो जाएगा? पतंजलि ऋषि ने जब योग की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले आपको बताया यम और नियम। हम शुरू होते हैं आसन से, वो तीसरा नंबर का ही है, तीसरी स्टेप है। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान। ध्यान के धारणा, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 सीढ़ियां बनाई। तो सभी का प्रयोग करें आप। आसन का टाइम भी निकाल लें, प्राणायाम का भी निकाल लें, और अपन समझते हैं अब हो गया योग। बाकी का भी करेंगे तभी आप पूर्ण योगी होंगे, और पूरे स्वास्थ्य का आपको लाभ तभी मिलेगा।
तो कार्यक्रम को मैनेज करें। 1 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, उसको समय में बाँटो। ये तो हो गया आपका कार्यक्रम योग का। लेकिन उसके बाद यदि आहार ढंग का नहीं हुआ आपका, तो वो करा कराया योग उससे पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको आहार पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आहार हम स्वास्थ्य के लिए करें, पेट भरने के लिए या शौक पूरा करने के लिए नहीं करें। आजकल जो आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं सब, ज़्यादातर भोजन हमारा शौक के लिए होता है। शौक, शरीर उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं, ये पेट में खाली जगह है कि नहीं, वो कुछ नहीं। हमारा शौक है, हमने शौक क्या होता है? आँखों से देखा, मन चला, कानों से सुना, मन चला, नाक से खुशबू आई, मन चला। मन चला तो बेरोक-टोक गाड़ी हो गई। मन की इच्छा पूर्ति करोगे तो बीमार तो पड़ना ही है। इसलिए मन को संयत करना, सबसे पहले मन को संयत करें, तब सारी क्रियाएँ ठीक होगी। और मन संयत होता है ध्यान में, योग निद्रा में, पूरा इलाज हो जाता है मन का। ये इच्छाएँ, शौक आपके धीरे-धीरे कम होने लग जाएँगे। और कॉम्पिटिशन की भावना, लोभ, काम, क्रोध और लोभ। लोभ में क्या है? एक दूसरे से आगे बढ़े। अरे आपके पास एक मकान है, रहने को पर्याप्त है, पड़ोसी ने 2 मंजिल 3 मंजिल कर लिया, हमें चिंता होने लग गई। क्यों चिंता होने लग गई? जब तक हम आध्यात्मिक स्वाध्याय नहीं करेंगे, कुछ स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ना पड़ेगी, तो उससे आपका स्वाध्याय होगा और स्वाध्याय से आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। कुछ मन को संयत करना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा वो। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक के प्रति रुचि, आपकी रुचियाँ बदल देंगे तो खाने-पीने के प्रति रुचि कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। रुचि का मार्ग बदल दें, रुचि तो रहेगी, पर उसका मार्ग आपको बदलना पड़ेगा कि हम किन बातों में रुचि लें। अच्छा संगीत, बढ़िया संगीत सुने आप, तो एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और तमाम दूसरे विषयों से मन हट जाता है। अध्यात्म की तरफ मन को मोड़ने के लिए संगीत बहुत अच्छी चीज़ है, और वो संगीत विदेशी संस्कृति का ना हो, वो तो आपको उल्टा और समाज में बुराइयों की तरफ ले जाएगा। क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत, हमारा भारतीय संगीत बहुत सुंदर है। मीराबाई आध्यात्मिक थी, लेकिन संगीत में के प्रति थी। बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्त जो संगीत, सूरदास जी गाते थे, कबीरदास जी गाते थे, मीराबाई गाती थी। अगर गाने की प्रवृत्ति संगीत की तरफ आपका ध्यान चला गया, तो बहुत स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा। खाने-पीने की तरफ, ऐशो-आराम की तरफ सारी वो रुचियाँ पलट जाएगी, दिशा बदल जाएगी रुचियों की। तो और मैं आपको कुछ योगासन बता सकता हूँ, हार्ट के लिए जो फ़ायदे कारक हैं, और एक लिस्ट है मेरे पास इसकी, भोजन में क्या आपको लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या-क्या आपको खाना चाहिए? देखिए, नींबू सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो हमारे शरीर से ब्लड को शुद्ध करने में मदद करती है। हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को दूर करती है, वो है नींबू। खट्टे फल, संतरा, आंवला, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लहसुन, प्याज, शलजम, चुकंदर, खजूर, पपीता, अंकुरित अनाज सबसे बेस्ट चीज़ होती पेट भरने के लिए, अंकुरित अनाज। आपका पेट भी भर जाएगा उससे और पूरे लाभ मिलेंगे आपको। अखरोट है, अनन्नास है, मुनक्का है,
दूसरा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, कल या इसके पहले वाले से, योग में हमारे पास सिद्धासन होता है, सिद्धासन। क्योंकि हार्ट का संबंध भावनाओं से रहता है, और भावनाएं आपके यौन क्रियाओं की बहुत जोरदार होती है, बहुत दमंग, इतनी पावरफुल होती है कि हृदय के मारे घबराता है। इतनी पावरफुल और इतना जोश शरीर में आता है कि वो उस समय बुद्धि तो कुछ काम करते नहीं है, तो बहुत गलत सलत काम लोग उसमें करते हैं। वो सारा भार हृदय सहन करता है। तो हृदय हार्ट अटैक के कारण में ये आपके यौन क्रियाएं, यौन भावनाएं, उनका बहुत बड़ा महत्व है। आपको वहाँ भी सावधान रहने के लिए हमने डॉक्टर बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिद्धासन लगाना चाहिए, पुरुषों को। क्योंकि पुरुष हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, स्त्री हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एंड्रोजन ये खतरा लेता है, ये पैदा करता है शरीर में। एस्ट्रोजन उसका निराकरण करने के लिए होता है। जो महिलाओं में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, पुरुषों में उसकी मात्रा कम होती है एस्ट्रोजन की। तो महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होते। एंड्रोजन जो है वो हार्ट अटैक कराता है। और जब भावनाएं प्रबल होती है काम वेग की, तो एंड्रोजन भरपूर मात्रा में रक्त में आ जाता है और वो रक्त को प्रभावित, इसको हृदय को प्रभावित कर देता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब एंड्रोजन को कंट्रोल कैसे करें? सिद्धासन, आप जानते होंगे सिद्धासन कैसे लगता है। एक पैर की एड़ी को लगाइए आप पेरिनियम पे, गुदा और लिंग के बीच में, और दूसरा पैर लिंग के ऊपर, एड़ी दोनों की एक दूसरे के ऊपर। नीचे पैर की एड़ी, ऊपर पैर की एड़ी एक सीध में आ जाएगी और घुटने आपके जमीन से चिपक जाएंगे, रीढ़ सीधी होके। कुछ नहीं करना है, केवल बैठे रहो आंख बंद करके, केवल बैठे रहो। तो एंड्रोजन हार्मोन पर कंट्रोल हो जाएगा, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। जो कि बलात्कार, रेप और जितने हिंसात्मक काम होते हैं वो सब एंड्रोजन की वजह से होते हैं। उसको रोक लिया तो ये समाज ही सुधर जाएगा। ये सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हम सड़कों पे जो देखते हैं, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, मार के फेंक रहा है, एंड्रोजन की वजह से। ये एंड्रोजन हार्मोन को यदि कंट्रोल कर लिया, और बच्चों को और सभी पुरुषों को योग करते समय इस आसन की पहले शिक्षा दें। आप कुछ भी करें, कपालभाति करें, पर एंड्रोजन वो ये सिद्धासन लगा के करें, प्राणायाम करें, सिद्धासन लगा के करें। आपके सारे काम होंगे, वो सिद्धासन लगा हुआ है। घर में बैठे बात कर रहे हैं, सिद्धासन लगा के बैठ जाओ। आपका स्वभाव बहुत विनम्र हो जाएगा, चरित्र बहुत उज्जवल हो जाएगा, गंदी भावनाएं, दुर्भावनाएं निकल जाएगी सब। योग की कितनी बड़ी व्यवस्था है, आपको एहसान मानना चाहिए योग का, पतंजलि ऋषि का, कि उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्हें ये पता था कि आगे आने वाला समाज ऐसा हो जाएगा। कारण ये है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अनाज में प्रदूषण, जहरीली खादें, जहरीली दवाइयाँ, इन सब का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है और उसी से भावनाएं भड़कती है। हार्मोन अनसंट तरीके से शरीर में प्रवेश होते हैं। ये उन्हें पता था। वो जानते थे कि उस समय का समाज तो नहीं था ऐसा, लेकिन उनको मालूम था कि आगे आने वाले समाज में इन चीज़ों का बाहुल्य हो जाएगा और मनुष्य इससे परेशान हो जाएगा। तो हमारे लिए उन्होंने योग की व्यवस्था करी। क्योंकि जब उन्होंने योग की व्यवस्था करी थी, उस समय संस्कृत का प्रचलन था, तो उन्होंने सूत्र रूप में इनको दिया।
लेकिन हमारे आधुनिक जो महात्मा हैं, जो योग के बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, उन्होंने इसका सरलीकरण करा है, तब हमको ये और आपको समझ में आया। पहले संस्कृत में हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते थे, हम इसकी प्रक्रिया नहीं समझ पाते थे, मगर अभी जो महात्मा है हमारे वर्तमान में, उन्होंने बहुत सरल कर दिया है, प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, उसको अपना सकता है। अब योग में कुछ बातें हम हृदय से संबंधित उसमें बता दें आपको, क्या क्या आपको करना चाहिए। गोमुखासन, पवन मुक्तासन, अर्धशलभासन, भुजंगासन, अर्ध सर्वांगासन, मत्स्यासन, लेट करके जो क्रियाएं हम करते हैं मरकट आसन की, उदर शक्ति विकासक, हृदय शक्ति विकासक, ध्यान, अजपा जप, योग निद्रा और भ्रामरी प्राणायाम, ओम प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम जिसे आप कहते हैं, ये सब करने से आपकी शरीर में जो ग्लैंड हैं, अच्छे हार्मोन छोड़ने वाली हैं, वो एक्टिव होगी, और जो विषैले हार्मोन छोड़ने वाली है वो कंट्रोल में आ जाएगी। इस प्रकार से अब आपके प्रश्न अगर होंगे तो उससे उत्तर से भी कुछ चर्चा के द्वारा कुछ निकल के आएगा, तो आप चाहें तो कुछ प्रश्न भी अपने कर सकते हैं। जी आदरणीय दादाजी, ओम सदन से कि आप कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज करें। इससे पहले मैं आदरणीय करता हूँ कि आप आए और आज की आवाज नहीं आ रही, आवाज। हाँ, बोलना चाहें तो बोलें आप। जी नमस्कार सभी को। ओम। आज के मुख्य वक्ता मनोहर लाल जी, आपका अभिनंदन करते हुए बहुत सुंदर आपने बात बताई है। मेरे मन में यह जिज्ञासा हमेशा रही और मैंने इसको पूछा नहीं कभी भी ये प्रश्न, कि जो हमारे साधु महात्मा थे जिन्होंने हाँ विभिन्न सूत्रों को दिया, उनकी हाँ जीवनी क्या रही, उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या उन्होंने अनुभव किए। क्योंकि ये जो उन्होंने दिया है वो तो कई सारे चीज़ों के अनुभव के बाद दिया होगा, बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया होगा, कई बार वो फेलियर भी रहे होंगे। तो ऐसे अगर संक्षिप्त में हमारे जो प्रमुख हैं साधु संत और जो जिन्होंने कुछ नया सृजन किया है, इनके बारे में भी अगर कुछ हमें पता लग जाता है। किताबों में तो लिखा है लेकिन आजकल किताब पढ़ने का भी सामर्थ्य सबको नहीं हो पाता है, और उपलब्ध तो है लेकिन फिर भी उसकी जो प्रमुख चीजें हैं उससे भी शायद हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो ये ऐसा था कि इसमें अगर आने वाले दिनों पर अगर इस पर चर्चा होती है तो सबको एक नवीन जानकारी मिलेगी। हाँ, ये दूसरा बहुत अच्छा जो है। आपने जो स्वास्थ्य के बारे में बताया, और अगर इस स्थितियों में जब नींद का आना कम हो जाता है उम्र के बाद, तो उसमें हमारे जो केमिकल्स बनने थे पॉजिटिव, अगर वो नहीं बनते हैं तो उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको अपना क्या उसमें करें, मतलब योग से ही और प्राणायाम से ही और ध्यान से ही क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, या ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है नींद कम आना उम्र के साथ, और उसको ऐसे ही रहने दिया जाए और उसमें ज्यादा उसके बारे में टेंशन नहीं लिया जाए। इसके बारे में आपकी टिप्पणी। जी। हाँ, नींद एक उम्र के बाद, नींद तो आती है, जैसे आपका जीवन शैली कैसी है और आपकी आयु क्या है, इन बातों से ये नींद का, अगर मान लीजिए आपकी आयु जवान है या बच्चे हैं, बूढ़े कम उम्र के हैं, तो
आजकल क्या होता है कि हम मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और फिजिकल वर्क कम करते हैं। शरीर हमारा थकता नहीं है, लेकिन मस्तिष्क हमारा थक जाता है। तो जब तक हम शरीर को नहीं थकाएंगे तब तक नींद नहीं आएगी। इसलिए आपको फिजिकल वर्क भी और मेंटल वर्क भी दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। आजकल होता क्या है कि मनुष्य सोफे पे बैठता है, सारे काम नौकरों से करवा लेता है, मशीन से करवा लेता है, तो उसकी शारीरिक क्षमता कम, प्राण शक्ति कम हो गई उसमें, और मस्तिष्क से ज़्यादा काम लेते हैं तो मस्तिष्क थका हुआ रहता है हमेशा। आप शरीर से जब फिजिकल वर्क करेंगे, अब वो तो चुनना पड़ेगा आपको कि आप क्या कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा। नींद अपने आप आएगी। आप देखो ना, किसानों को जब बेचारे घर में काम करके आते हैं तो ऐसे नींद टूट पड़ती है उनके ऊपर कि उनको हिला हिला के थक जाओ, वो जागेंगे नहीं। अब हम चाहे कि सोफे पर बैठे रहें, दिन भर खाते रहें और हमें खूब नींद भी आ जाए, कैसे आ जाएगी? आपको शरीर को भी पूरा श्रम देना पड़ेगा। श्रम और विश्राम दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ज़्यादा उम्र होने की बात बताता हूँ मैं कि ज़्यादा उम्र होने पर क्या होता है, मैं अपनी बताता हूँ। आप यदि योग करते हैं तो आपके नींद एक तो जल्दी सोइए आप। मैं अपना हिसाब बताता हूँ आपको कि 9 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। सोते समय जो नींद लगती है 12 बजे के पहले पहले, वो बहुत गहरी निद्रा होती है और उसी में सारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। यदि 12 बजे तक आप नहीं सोए तो बाद वाली जो नींद है वो उत्तम क्वालिटी की नींद नहीं होगी। दूसरी बात है, नींद आती है तो वो आपसे पूछ के नहीं आती, उसको कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं आपसे। और आज का मनुष्य ऐसा हो गया है कि नींद भी आए तो हमारी अनुमति लेके आए, ऐसा संभव नहीं। तो हाँ, तो फिर ज़्यादा उम्र होने पर यदि आपकी जीवनचर्या अच्छी है, आपने भोजन भी अपना लिमिटेड किया है, एक तो रात को भोजन नहीं करें, शाम का भोजन बहुत हल्का हो, आपका पेट यदि भरा हुआ होगा तो फिर आपको सोने में वो निद्रा उत्तम क्वालिटी की नहीं आएगी, सपने आते रहेंगे, क्योंकि भीतर से शरीर में तो क्रिया चल रही है। मस्तिष्क आराम करेगा कैसे? क्रियाओं में तो मस्तिष्क को भाग लेना पड़ता है। तो भोजन के प्रति सावधान रहें, जीवन शैली आपकी अच्छी हो। आपको 2 घंटे की 3 घंटे की नींद भी इतनी गहरी आएगी कि पूरी रात की नींद के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो लोग बुढ़ापे में कम सोते हैं उनको यदि अच्छी नींद आती है तो वो कम नींद में भी पूरा लाभ ले लेते हैं रात भर का। बहुत से लोग पूरी रात सोने के बाद भी अलसाए हुए उठते हैं, शरीर टूटता है, यानी सोए भी सही खूब और आपको लाभ भी नहीं मिला पूरा नींद का। तो नींद की क्वालिटी जिसमें सपने नहीं आए, सपने आने वाली नींद में तो मस्तिष्क हमारा काम करता है, उसको कहाँ आराम मिला? वो तो देखने का काम करता है, सपने में बात करता है, बोलता है, सुनता है, उसको तो एक्टिव रहता है उसका मस्तिष्क पूरा। अब आराम कहाँ मिला? शरीर जरूर सोया है लेकिन मस्तिष्क में आराम नहीं मिला तो सुबह अलसाया हुआ उठेगा, स्मरण शक्ति उसकी कमजोर हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां। तो ये बात जरूर है कि अधिक उम्र होने पर नींद की आवश्यकता यूँ हो जाती है कि फिजिकल वर्क भी कम करते हैं ना हम। जिनकी उम्र ज़्यादा होती है दिन भर बैठे रहते हैं, उनकी तो पाचन क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है वो, लेकिन वो कम नींद में ही अपनी पूरी नींद का फायदा उठा लेते हैं। हाँ, हरिओम। जी बोलिए जी कौन? धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी, मनोहर जी। हाँ। मेरा मेरा प्रश्न दूसरा वाला था, जो एक वो था कि ये जो हमारे संत महात्मा थे, इनकी जीवनी के ऊपर क्या इसमें आने वाले दिनों पर ये संभव हो पाएगा कि उनके बारे में
कुछ हम और विचार विमर्श कर लें। देखो, संत महात्माओं के बारे में उनकी जीवनी पढ़ना पड़ेगी। आपको अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनमें सब कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और हमारी रुचि अगर इस प्रकार बढ़ गई ना, तो जैसा मनुष्य पढ़ेगा उसके दिमाग में वो विचार चलते रहेंगे, और विचार जैसे चल जाते हैं वैसा मनुष्य बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के लोग मोबाइल से ज्ञान लेना चाहते हैं, वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। वो किसी ने कुछ भी बोल दिया कर दिया है तो आप उसको प्रामाणिक नहीं मान सकते। इसलिए शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे, पुस्तकें पढ़ना पड़ेगी, महात्माओं की पुस्तकें पढ़ना पड़ेगी। जी जी, धन्यवाद मनोहर लाल जी। रोशन लाल जी, आप सत्र को आगे करिएगा। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। को तो मेरा एक बार आग्रह है आप सभी लोगों से, और अन्य आपकी कोई व्याख्या हो उससे संबंधित अगर प्रश्न चाहते हैं तो गजराज और योगाचार्य, नेचुरोपैथिस्ट, सब कुछ ऐसे सोनी जी से आप अपनी बात थोड़ी सी आवाज साफ करें आप। मेरी आवाज मैं एक बार फिर से करता हूँ, आप लोग जब तक रिपीट रखें। हाँ बोले। जी, आवाज आ रही दादाजी मेरी? नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? हाँ अब तो आ रही। जी जी जी, बहुत सुंदर चर्चा, और योग और उसको उसके साथ आहार से हम किस तरह से हृदय रोग से संबंधित व्याधियों को दूर करें, तो इस पर आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी ने आप आज बहुत विस्तार से बताया। एक दिन पुनः आपने बताया था पिछली कक्षा में, और आज पुनः आपने इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ हमको समझाया है। और योग निद्रा और दूसरे जो उपाय हैं उनके ऊपर आपने पहले भी बताया है कि इससे हम संपूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से योग निद्रा में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शक्ति है। और अभी सिद्धासन आपने उसको बर्नार्ड शॉ का आपने पिछले बार उदाहरण दिया था कि अगर आप जो प्रथम हमारे वो थे हार्ट के सर्जन, उन्होंने कहा था कि आप सिद्धासन करिए आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो आपने निश्चित रूप से हमारा आधुनिक विज्ञान को प्राचीन विज्ञान के साथ जोड़ा है, और उन लोगों को जोड़ा है जो जहाँ पर लोग हमें साफ सपेरों का देश कहते थे, उन लोगों ने हमारी बातों को माना है। निश्चित रूप से ये अनुकरणीय है। तो दादाजी एक प्रश्न मेरा भी था, क्योंकि वो हाँ थोड़ा सा हार्ट से संबंधित नहीं था। मैं अभी 2 दिन से मुझे मैं क्या है कि मैं जैसा पानी पीने के बाद मैं प्रक्षालन करता हूँ, मतलब वोमिटिंग करता हूँ। तो मुझे 2 दिन से मुझे अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, पर 2 दिन से मेरी नाक में थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है। तो क्या हो सकता है? ये नाक में खून इसलिए आ रहा है कि कुछ घर्षण हुआ नाक में। जी, आपने जो भी किया, क्या सूत्र नीति किया था क्या? नहीं, सिर्फ पानी पीता हूँ, सिंपल हाँ गुनगुना पानी, और उसके बाद हाँ वोमिटिंग। हाँ हाँ। और वोमिटिंग किया, जी, कुंजर क्रिया की होगी ना? हाँ तो कुछ। कुंजर क्रिया करते समय गले में उंगली का घर्षण तो नहीं हुआ? हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि ऐसा 1-2 बार देखा है मैंने कि जब वो कुंजर क्रिया करते हैं तो गले में उंगली को हिलाते हैं, वो जी जी हिलाने से घर्षण से भी ब्लड आ सकता है। और उंगली का केवल स्पर्श किया जाता है, वाल्व को दबाया जाता है, उंगली हिलाई नहीं जाती। बहुत से लोग वो जैसे गला साफ करने के लिए, अपनी जबान साफ करने के लिए उंगली करते हैं ना, वो गलत है। जी जी दादाजी, हाँ हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है। हाँ तो हाँ, घर्षण हुआ है तो उसके लिए आप क्या है, लुब्रिकेट कर लो नाक को,
उसमें या तो शुद्ध घी गाय का हो तो डाल लो नाक जी में, या सरसों का तेल डाल लो। वो जी दादा चिकनी जी। हो जाएगी, वापस परत चढ़ जाएगी उस पे। जी जी दादा जी। भीतर से नाक गीली रहती है और वो हमारे लिए लुब्रिकेशन का काम करती है। उसमें चिकनाट होने से उसकी नम्यता और उसका लचीलापन बना रहता है। ओम। जी दादा जी। आ, योगाहार में प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो मैं और इस चर्चा में आगे बढ़ाते हुए दादाजी, ये जो ब्रोंकाइटिस है, हाँ इस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, चूंकि बहुत सारी समस्याएं अभी जो सर्दी का मौसम आ रहा, बारिश आ रही है, तो इसमें हाँ ज्यादातर जो मतलब हमारे गले के इन्फेक्शन और फेफड़े से संबंधित इन्फेक्शन बहुत तेजी से होते हैं। तो हाँ हाँ मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर दें, क्योंकि ये बहुत सामयिक समय है अभी हाँ। जो इनिशियल ब्रोंकाइटिस के। जी मैं अभी चलते चलते बता देता हूँ, इसका किसी दिन विषय पूरा ही रख लेंगे। क्यों? जी अभी मैं दादा। इसका उत्तर दे देता हूँ आपको। देखिए, ब्रोंकाइटिस, ये टिस शब्द क्या है? टिस का मतलब होगा सूजन, स्वेलिंग। जहाँ जो भी शब्द अंग्रेजी का आप देखोगे उसमें टिस लगा होगा। आर्थराइटिस, टिस का मतलब सूजन। भीतर नसों में ब्लड, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, श्वास नली में सूजन आ जाता है। अब ये सूजन आता क्यों है? सूजन असल में हमारा शरीर किसी भी चीज़ से बचने के लिए ट्रीटमेंट करता है। ये सूजन भी उसका शरीर का ट्रीटमेंट का भाग है। वो सूजन लाया क्यों है? वहाँ से कोई चीज़ निकालना चाहता है। अब मैं इसका उपाय ये बताता हूँ आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर बिल्कुल आरामदायक श्वास लेने लायक बनाना है तो कफ युक्त भोजन को रोक दें। जिस भोजन से कफ बढ़ता है, जैसे शक्कर, मिठाई, दूध, घी, दही, ये दूध के आइटम जितने होते हैं, चावल है, मैदा है, जितने भी ये कन्फेक्शनरी और बेकरी आइटम, फास्ट फूड, ये सब भोजन बंद करें। और सब्जियों के रस, फल, ये खाना शुरू करें तो बैलेंस्ड डाइट हो जाएगी आपकी। कफ कम हो जाएगा और दूसरे क्षारीयता बढ़ जाएगी। क्षारीयता, क्षारीयता मतलब साग सब्जियों के रस ज़्यादा पियोगे तो क्षारीय हो जाएगा आहार हमारा। कफ वाले आहार कम कर दो, वो एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक भोजन कम करें, या 20% से ज़्यादा नहीं हो। और अगर ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो थोड़े दिन बंद कर दें एसिडिक ये पका हुआ भोजन, और साग सब्जियों के रस लेना शुरू कर दें तो खांसी अपने आप कम हो जाएगी। और जितनी है कफ वो सब निकल भी जाएगा। कुंजर क्रिया करते रहें। जी और दादाजी, बहुत और जी। इसमें किसी दिन इसमें इसका। प्राणायाम का भी कुछ, योग प्राणायाम का भी कुछ उसमें इसके साथ जोड़ सकते हैं। देखिए, प्राणायाम आप करने जाएंगे तो श्वास आपकी, यदि आपने भस्त्रिका किया और तेजी से श्वास निकली, अब रोड तो साफ नहीं है। श्वास नली में श्वास तेजी से जब जाएगी कि वो नली साफ हो। अब वो सूजन के कारण ठस रही है और आप उसमें कोई सब ये सब प्राणायाम करेंगे तो कैसे होगा वो? पहले आप उसका इलाज है, कुंजर क्रिया करें, नेति करें, उपवास करें, ये उसका काम है। प्राणायाम तो तब करें कि जब रोड साफ हो। हम चलेंगे जिस रोड पे, जब तक वो रोड ऊबड़ खाबड़ है तो गाड़ी कैसे चलाएंगे उस पर? अब श्वास आप यदि प्राणायाम में लेंगे तो वो तो टिस का मतलब ये कि सूजन है। श्वास तो वहाँ आपके रुकेगी, नाक बंदी बंदी लगेगी। जी बहुत सुंदर आदरणीय दादाजी। हाँ एक एक प्रश्न और था। अभी जो ये बारिश का सीजन आ रहा, तो इसमें एक और जो आई फ्लू है,
वो भी बहुत तेजी से होता है, आँख आना जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं। तो इस हाँ पर भी थोड़ा सा वो प्रकाश डालेंगे कि कैसे हम इससे देखिए, बच सकते हैं। आई फ्लू नाक और आंख का संबंध है। नाक में अगर श्लेष्मा है, कफ है, तो वो आंखों में जाएगा। तो आप नेति करें, नाक को साफ रखें, और यदि गर्मी के कारण आंखें प्रभावित हो रही है तो मिट्टी की पट्टी, ये नेत्रोपैथी का वो है काम। आप मिट्टी गलाएं, अच्छी मुलायम मावे जैसी कर लें उसको, और बिल्कुल ठंडी कर लें। उस पर हाथ नहीं लगाएं, ज़्यादा हाथों में गर्मी रहती है तो मिट्टी को लग जाती है। इसलिए उसको लकड़ी से, लोहे से, इस प्रकार से उसको हिलाएं डुलाएं। और उसको थपथपाना बनाना भी है तो पन्नी में रख कर के बनाएं। वो पट्टी एक तरह की चपटी बना करके आंखों पे रख लें। आंख की सारी गर्मी और विकार वो सब मिट्टी खींच देगी। वाई फ्लू आपका गायब हो जाएगा। दूसरा कि भीतर पेट में यदि ज़्यादा कफ की मात्रा भरी पड़ी है तो 1-2 दिन का उपवास करें, एनिमा लें, पेट साफ करें। क्योंकि पेट में कब्जे बनी है तो आंखों पे फिर सीधा असर पड़ता है, वो वहाँ जाती है आंखों में। वो जो विकार है कब्ज के कारण शरीर के अंदर, वो आंखों पे भी जाते हैं। और जी जी दादाजी, बहुत सुंदर। दादाजी, कोई चीज आंखों में डालने के लिए मतलब आयुर्वेदिक कोई ऐसी चीजें जो हम हाँ, आंखों में डाल सकते ये है अपना एलोवेरा जो होता है। एलोवेरा का रस निकाल लो, उसको आंखों में डाल लो। हैं? जी, हाँ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चर्चा। हृदय रोग से लेकर आपने ब्रोंकाइटिस और आंखों की जो समस्याएं समसामयिक आज के समय जो आने वाली है, उन पर भी आपने बहुत सारगर्भित और संक्षेप में सारी बातें बता दी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब हम इस बारिश के सीजन में ये बीमारियां होगी तो निश्चित रूप से इनसे हम बच सकेंगे। और हृदय रोग एक अत्यंत कठिन बीमारी है। बहुत ही उसमें तो और लगातार लगातार अच्छे अच्छे लोग जो हेल्थ से बहुत मतलब शरीर के स्वास्थ्य के प्रति बहुत जिनका कॉशियस थे, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हुई है। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तो निश्चित रूप से एक सीरीज है जिसमें हम माइकल जैक्सन से लेके बड़े बड़े जो वो हुए हार्ट के जो सर्जन हुए, उनकी भी मौतें हार्ट अटैक से हुई। तो निश्चित रूप से आपकी जो चर्चा है उससे हम लाभ लेंगे। मैं अनिल राय जी से आग्रह करता हूं कि आप अपना प्रश्न करें। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम सर्जन को प्रणाम। ए सुन बेटा, आवाज आ रही है सर? जी आ रही हेलो है। हेलो। आ रही है आपकी आवाज, आप प्रश्न करें। हाँ जी, मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया सर ने कि ये एलोवेरा का जूस, तो एलोवेरा का तो वो काफी गाढ़ा होता है, उसको आंख में कैसे लगाया जाएगा? उसका जूस कैसे बनेगा? जी ओ 2-3 दिन भूले ही रहना। जी दादा जी, इनका ये प्रश्न था कि एलोवेरा का जूस कैसे निकलेगा। वो तो गाढ़ा होता है, उसमें जो एलोवेरा का अरे पल्प बहुत जो सरल, निकलता है। बहुत सरल, बहुत सरल काम है। उसको बीच में से चीर लो। एलोवेरा के पाठे को थोड़ा छोटा टुकड़ा ले लो और बीच से चीर लो, 2 भाग कर लो उसके। और वो दोनों परत, नीचे तो छाल रहेगी ना, ऊपर का खुला रहेगा। उसको चाकू से थोड़ा सा घिस लो, खड़े चाकू से, ऐसा तिरछा करके नहीं, खड़े करके। और उसको निकालो तो पूरा बारीक बारीक निकल के पानी पानी हो जाएगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा। जी दादाजी, बहुत सुंदर चर्चा आज की। जो बहुत सटीक सटीक चीजें जो आप बताते हैं कि जो एक एक सेकंड में जो हल होता है वो आप बताते हैं। तो निश्चित रूप से ये
अनुकरणीय है। और हमारा जो योगाहार परिवार को आप लगातार इन छोटी छोटी चीजों पे और बड़ी बड़ी चीजों पे, सभी तरह के साध्य असाध्य सभी तरह के रोगों के बारे में आपने लगातार हमें मार्गदर्शन दिया है। और जब भी आपका चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मन प्रसन्न हो जाता है, पूरा योगाहार परिवार खुश हो जाता है। हमारे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी का हैंड रेज है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना प्रश्न करें। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम, सदन को प्रणाम। मेरा छोटा सा एक प्रश्न ये था कि जैसे मिट्टी की थेरेपी आपने बताई है, तो उसको प्रातः काल करना ठीक रहेगा या दोपहर में जब भी समय मिले तो जो आरामदायक कुर्सी होती है उस पर लेट के और आंखों पे रखना है, उसका समय निश्चित है या किसी भी समय कर सकते हैं? आप जब भी चाहो रख लो वो, क्योंकि आंखों पे रख रहे हैं, कोई उसका अंदर पेट में तो जा नहीं रही है, तो उसको कभी भी रख सकते हैं। भोजन के बाद भी रख सकते हैं, भोजन के पहले भी रख सकते हैं, शाम को भी रख सकते हैं, सवेरे भी रख सकते हैं, दोपहर को भी रख सकते हैं, कभी भी रख लो। जी ठीक बता दी दादाजी और आपने। बाबूजी ये जैसे जो मिट्टी का स्नान होता है, हाँ, एक काम वो करते हैं, महीने में कितने बार कर सकते हैं अपन? सुनो, मिट्टी से जो स्नान होता है जी। अरे मैं एक काम करता हूँ कि एक दिन आपकी क्लास नेचुरोपैथी के इलाज की हो जाए, उसमें मैं सभी चीजों के बारे में बता दूंगा। एक दिन मिट्टी के प्रयोग, दूसरे दिन जल के प्रयोग, तो ऐसे मिट्टी जल के प्रयोग, सूर्य स्नान के प्रयोग, ये अलग अलग 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों से चिकित्सा होती है। तो आपको एक दिन मिट्टी के प्रयोग, फिर एक दिन जल के प्रयोग, है ना, केवल उसी पे एक दिन मिट्टी जी और पट्टी और ये सारी क्रियाएं आप करके दिखाएंगे, और करने की विधि और किस तरह से करना है, ये सारी चीजें आप बताइए। अगर मान लो ऐसा मौका लग गया तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे यहाँ योग वाले हैं, इनके सबके बीच में एक दिन हम ये प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग, वो कार्यशाला का वो करते हैं मैनेजमेंट, तो उसमें ये आपको यहाँ भी दिख जाएगा, इन लोगों को भी दिख जाएगा, एक बार कर लेते हैं ये। आपको करना या फिर उसका ज्ञान देना, एक ज्ञान देने की अलग क्लास कर लेते हैं पहले, और फिर उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बहुत सुंदर दादाजी। तो निश्चित रूप से सदन इस बात पे आगे बढ़ाएगा कि हम पहले इसका सैद्धांतिक ज्ञान ले लें और फिर इसका प्रायोगिक ज्ञान भी आदरणीय दादाजी से ले लें, क्योंकि ये तो आपको मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमारा सदन आगे विचार करेगा कि किस तरह से हम दादाजी से एक योग कक्षा सशरीर ले लें, क्योंकि ये आभासी कक्षा है। मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो स्वामी जी के पास है, वहां से कुछ अपनी बातें हमें बताएं और आदरणीय दादाजी से संवाद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं तो आपका निवेदन नहीं, मैं तो खुद निवेदन कर रहा था, क्योंकि आदरणीय दादाजी को जब सुनते हैं तो आज हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने यही बात बताई है कि हमें जो हम प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम हम 2-3 मिनट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं और फिर उसका लाभ नहीं मिलता पूरा। आप बड़े आराम के साथ आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा एक प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम आधा घंटा करो, बहुत तो अगर बीमारी है, अगर विशेष बीमार है कोई, तो 4-4 घंटा करो। इसके करने ही से और उन्होंने कहा है कि 10% आराम मिलता है दुनिया की दवाई से, योग करने से ही सब कुछ पूरा आराम होता है। और यहाँ जो है सुबह और शाम पूरा जो है क्लास ली जा रही है, अलग अलग लोगों की क्या क्या वो है, अलग अलग क्लास ली जा रही है। तो आदरणीय दादाजी जो बता रहे हैं हमें, बड़ा योगाहार कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, और हम सबको इनसे शिक्षा लेना चाहिए। और हम तो पूरा परिवार जो है दादाजी का ऋणी है, क्योंकि जो आपके भाव हैं और आपकी सिर्फ जैसा आपने कहा है कि हम जो है क्लास लेंगे अलग से, राघव कृष्ण रघुवंशी जी ने कहा है, तो हमें हंसी इसलिए आ गई थी कि राघव कृष्ण रघुवंशी जी कभी कभी जुड़ते हैं और लेट उठते भी हैं,
तो इनको पहले ऐसी समय बताना है दादाजी का जीवन, ताकि ये कर सकें कि 12 बजे भी कर सकते, 4 बजे भी कर सकते। अगर सुबह 6 बजे का बता दिया तो ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसा चेला के मन में वैसे गुरुजी ने बता दिया है। तो बड़ा स्वस्थ हैं, बड़ा अच्छा चेहरा, और ये लगातार दादाजी खूब सेवा कर रहे हैं। लगभग 2 लाख पौधा लगाने का इनका संकल्प है और धरती माता को सुहावन मना रहे हैं। तो धरती माता इनको सदा स्वस्थ रखे, सब परिवार सुखी रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही जो है हमारे कई आपके योगहार और पतंजलि और हमारे किसान भाई बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं उन सब के पुरुषार्थ को नमन करते हुए इस योगहार कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहें और अन्य लोगों को जोड़ें। और ऐसा जैसा दादाजी का समर्पण है, आदरणीय कई हमारे ऐसे वक्ता हैं डॉक्टर जैसे राकेश आर जी हैं, आदरणीय संतोष जी हैं, इस प्रकार के जो लोग बहुमूल्य समय दे करके योगहार में अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन सब के पुरुषार्थ को मैं पतंजलि योग पीठ से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज के इस योगहार कार्यक्रम में आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से योग कराया और हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय उन्हीं ने किया। और फिर मैं आज हमारे दादाजी ने जो मार्गदर्शन दिया है उनके लिए बहुत बहुत शायदवाद। आदरणीय बहुत कुशल संचालन आदरणीय डॉक्टर राव जी ने किया और सभी जो उपस्थित रहे उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, सबको प्रणाम। आज ये योगहार कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल 5:30 बजे मिलते हैं नए योग शिक्षक और नए